नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका द फ्रंट पर स्वागत करता हूँ और मेरे साथ संजय कुमार जी हैं। हमारी चर्चा अक्सर बिहार के आसपास घूमती है क्योंकि आज की तारीख में बिहार ही गरमा-गरम बहस में रहता है। खबरों की दुनिया में खदबदाहट बिहार के कारण ज़्यादा रहती है और राजनीति अगर लगातार अपना पारा चढ़ाती चली जा रही है या उसका तापमान बढ़ता चला जा रहा है, तो कारण बिहार है। और बिहार को लेकर के चर्चा दिल्ली से लेकर पटना तक ऐसे ही रहती है। बिहार की राजनीति में 2 ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जात से हट करके राजनीति करते हैं। जात का ठप्पा उनके ऊपर नहीं है और बिहार को बेहतर करने की कोशिश में उनकी राजनीति की बुनियाद है। वो चाहते हैं कि बिहार अव्वल हो, देश में उसकी वो साख हो, वो हैसियत हो जिसका वो हकदार है। बिहार की जो प्रतिभा है, बिहार की जो क्षमता है, बिहार की हैसियत उस मुताबिक नहीं है। दोनों के बीच में मेल होना चाहिए। एक का नाम है प्रशांत किशोर जो राजनीति में इस बार पहली दफा अपने आप को आजमा रहे हैं, अपनी पार्टी जनसुराज को। और दूसरे चिराग पासवान हैं जिनके पास अपना एक जातिगत वोट है। राजनीति वो जाति की नहीं करते हैं कहा तो जाता है, लेकिन पासवान वोट जो 5% के आसपास का है, एक मजबूत जनाधार है उनकी राजनीति का। लेकिन दोनों के बीच में एक समानता है कि दोनों नौजवान हैं, दोनों बिहार की बेहतरी की बात करते हैं, दोनों जात और धर्म के बाहर रहने की कोशिश करते हैं। कमोबेश उनकी जो पॉलिटिकल पोजिशनिंग है वो यही है। और अब एक चर्चा है कि अगर चिराग पासवान की एनडीए में वो जगह नहीं बनी जिसकी वो सोच रहे हैं या उतनी सीटें नहीं मिली जितनी सीटों का सपना पाले बैठे हैं, तो क्या एक और गठबंधन बिहार के भीतर दिखाई पड़ेगा? यानी कि क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं? जैसे महागठबंधन ने अभी चिराग पासवान के चचा को अपने भीतर जगह दी है। अब ये एक अलग तरह का सवाल है। और ये सवाल यक्ष प्रश्न है कि ऐसा चिराग पासवान कर पाएंगे क्या? चिराग पासवान को अपने पिता की विरासत का सही वारिस भी कहा जाता है और मौसम विज्ञानी इनको भी माना जाने लगा है कि सही जगह पर सही फैसला सियासत के लिहाज से वो ले रहे हैं और उनकी गोटी लाल ही लाल रही है। 2014 से लेकर के अभी तक तो चल ही रहा है। ऐसे में संजय जी से ये जानना जरूरी है कि यह जो अचानक से अटकल लग रही है, इस अटकल में कितना दम है और क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान जो महीने डेढ़ महीने पहले दोनों ने एक दूसरे की बड़ी तारीफ की थी तो फिर अटकलें वहां उस समय लगाई गई थी, क्या उसकी अपनी कोई जमीन है? संजय जी। बिल्कुल सर। चूंकि ऐसा देखा गया कि प्रशांत किशोर बीजेपी पर हमलावर होते हैं, जेडीयू पर हमलावर होते हैं, आरजेडी पर हमलावर होते हैं, लेकिन चिराग पासवान को लेकर के बड़ा सॉफ्ट रहते हैं, उनके विजन की प्रशंसा करते हैं। और चिराग पासवान से भी जब ये सवाल पूछा गया तो प्रशांत किशोर को लेकर के कहते हैं कि नहीं, अगर वो बिहार और बिहारियों के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। ठीक है, चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये है। प्रशांत किशोर भी इश्यूज को लेकर के मैदान में है, लेकिन चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बीच में क्या कुछ अटकलें हैं और उन अटकलों की जो शुरुआत होती है उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि जब प्रशांत किशोर जी से पूछा गया कि क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो एक राज्य का मुख्यमंत्री बनूंगा, और अगर राज्य के मुख्यमंत्री बनना ही मेरा उद्देश्य होता तो इसके लिए इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत थी। लेकिन चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं बिहार में रह करके बिहार को देखना चाहता हूँ। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से कहा था कि रामविलास जी आप बिहार को देखिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं दिल्ली में रहना चाहता हूं और दिल्ली से मुझे पूरा देश दिखता है, बिहार से तो मुझे केवल बिहार दिखेगा। चिराग पासवान उल्टा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं बिहार में रह करके बिहार को देखना चाहता हूं। चुनाव लड़ने की बात हो रही है कि पार्टी के लोग चाहेंगे तो मैं जनरल सीट से चुनाव भी लड़ूंगा। शायद एक जो संभावना है,
चूंकि जो सीटों को लेकर के सांसद भी हैं और चिराग पासवान के बहनोई भी हैं अरुण भारती, अब उन्होंने कहा कि 43 से 137 के बीच हमें सीटें चाहिए तो हमारे साथ न्याय होगा। अब अगर बराबर बराबर सीटों पर भी बीजेपी जेडीयू लड़ती है तो 100 सीट पर भी अगर लड़ती है तो 43 सीट का ही तो एकोमोडेशन होगा, जिसमें चिराग भी होंगे, जीताराम मांझी भी होंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी होंगे, और कुछ नाराज लोग जब निकल करके आएंगे तो उनको भी एकोमोडेट किया जाएगा। उस स्थिति में चिराग पासवान को 43 से 137 के बीच में, मतलब कम से कम 50 सीटें, 50 सीट का तो कोई स्कोप है नहीं, विधानसभा के सदस्यों की संख्या तो 243 ही है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स चिराग पासवान के तरफ से शुरू। यानी आपको लगता है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स से चिराग पासवान के हाथ मिलाने की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर का वो बयान मुझे याद आ रहा है, किसने कहा था कि चिराग पासवान और आपके बीच में कोई गठबंधन होगा क्या, तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी तो 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, एक सीट भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान से गठबंधन का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो लाजमी है, कभी भी संकेत नहीं दिया प्रशांत किशोर ने। और चिराग पासवान की जो अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स है, हो सकता है कि वो कभी कभी इस बात का इशारा दे रहे हों कि हम बाहर जाकर के भी अपने आप को आजमा सकते हैं अगर हमारी नहीं मानी गई तो। लेकिन एक बात जरूर है, चिराग पासवान के पास पिछली बार बाहर जाकर के लड़ने का विकल्प था, विकल्प उन्होंने अपनाया, चुनाव लड़े, 6% से ज्यादा का वोट उनके पास था, लेकिन सीट कम एक ही आई थी, वो भी उनके पास विधायक रहा नहीं। यानी कि अकेले बूते चिराग पासवान एक सीट भी नहीं निकाल सकते हैं। और मेरा दावा है कि लोकसभा का जो चुनाव गुजरा है, अगर वो बाहर जाकर के चुनाव लड़े होते तो उनके लिए अपनी सीट भी बचा पाना, जीत पाना मुश्किल हो जाता। तो उनको यह पता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ फायदे का सौदा तो है एनडीए में। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स पॉलिटिक्स है, या फिर प्रशांत किशोर उनके बीच में पहले से कोई बातचीत चल रही, कहीं अगर कोई सूरत बनती है तो हम दोनों साथ आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अलायंस तो प्री पोल अलायंस होता है, पोस्ट पोल अलायंस होता है। चिराग पासवान की पार्टी अलग है और कई बार इनके स्टैंड जो रहे हैं वो स्टैंड थोड़ा एनडीए के लोगों को भी असहज किया। बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे अधिक इनको सीटें आई थी 2005 में 29, उसके बाद कभी भी इनको सीटें आई नहीं, बल्कि 137 सीट पर भी ये लड़े 2020 में, तो मात्र एक सीट ये जीत पाए थे और मटिहानी की सीट, और वो भी जेडीयू में इनके विधायक चले गए थे। तो सीटों के आधार पर इनको पता है कि हम एनडीए के साथ रह करके ही, चाहे हम परिणाम लोकसभा में ले आए चाहे विधानसभा में ले आए, एनडीए के बाहर जाकर के अकेले हम कोई सीटों का कोई ये कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं। तो चुनाव तो ये एनडीए के साथ लड़ेंगे, लेकिन इनकी खिचड़ी प्रशांत किशोर के साथ पकते रहेगी। और इसलिए पकते रहेगी कि जिस तरह से प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ आ रही है, और वो भीड़ अगर वोट में तब्दील हो गया, मैं आपको बता रहा हूं एक आंकड़ा कि इस ऐसी बिहार विधानसभा की सीटें 2020 में थी जहां जीत और हार का मार्जिन 3000 से लेकर के 100 वोट तक, मतलब कैंडिडेट 3000 से हार गए, कोई जीत गए, कोई 2000 से, कोई 1500 से, कोई 200 से, कोई 1200 से, कोई 1000। ऐसी कितनी सीटें थी? 30 30 30 सीटें जी। तो अगर ये 30 सीट अगर 37.6% ला करके 125 विधायक हो गए एनडीए के, और 37.3 ला करके 110 रह गए इंडिया के, तो ये 0.3 पर मेरी नजर बराबर जाती है। ये 0.3% का आंकड़ा खेल बिगाड़ देता है। अगर वो 30 सीटें जहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवार 10,000 वोट ले आते हैं, 15,000 वोट ले आते हैं, 20,000 वोट ले आते हैं, तो वो खेल किसी का बिगाड़ सकते हैं। बिगाड़ से मैं एक जगह आता हूँ, क्योंकि पिछली बार यह जो हार जीत का खेल चल रहा था, 28 सीटों पर तो एलजेपी ने चिराग पासवान के चलते जेडीयू कैंडिडेट हार गए थे। आपके मुताबिक 3000 से कम वोटों के अंतर से 30 सीटें ऐसी थी। जाहिर है कि उसमें एक अलग तरह का समीकरण था। इस बार चिराग पासवान अगर एनडीए में रहते हैं, एनडीए के भीतर ही वो चुनाव लड़ते हैं, तो जाहिर है कि एक तीसरा मोर्चा है, वो
पीके का है, प्रशांत किशोर का जनसुराज है। जनसुराज आप कह रहे हैं कि भीड़ आ रही है। आपने पहले भी कहा है कि नौजवानों के बीच में जनसुराज को लेकर के एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। जनसुराज ने 6-8% वोट भी और काटा। ज़मीन पर आपको क्या दिख रही है? वो नुकसान महागठबंधन का हो रहा है या फिर वो एनडीए का है? ये दोनों को नुकसान ये करेंगे। जैसे हुँ, मान लिया जाए कि जिस तरह से इन्होंने मोतिहारी में माइनॉरिटी के साथ बैठक की हुँ, और ये पहले से ही एश्योर कर चुके हैं कि अगर 40 लोकसभा की सीटें हैं तो 40 हमारे मुस्लिम कैंडिडेट। हुँ, अगर ये मुस्लिम कैंडिडेट 40 मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र में उतारते हैं, हुँ, स्वाभाविक रूप से इंडिया को घाटा होगा, इंडिया गठबंधन को घाटा होगा। बिल्कुल। यादव बहुल क्षेत्र में अगर यादव कैंडिडेट उतार देते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो यादव कैंडिडेट जो हैं महागठबंधन को नुकसान होगा, हाँ। गठबंधन को नुकसान करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वहां पर भी अगर ये अगड़ा उम्मीदवार, पिछड़ा उम्मीदवार, अति पिछड़ा उम्मीदवार जो उन्हीं की जाति का होगा और हुँ, उसको अगर ये मैदान में उतार देते हैं तो हुँ, उस स्थिति में एनडीए को नुकसान होगा। हुँ, चिराग पासवान इसी के बीच में थोड़ा स्पेस लेना चाहते हैं। हुँ, वो चाहते हैं कि अगर हमें 30 सीटें ही मिले, उनको पता है, एक हुँ, हुँ, अंडरस्टैंडिंग उनके पास है कि हुँ, 43 के बीच में ही एकोमोडेट होगा, हमको करना पड़ेगा। हुँ, भले अगर राज्यसभा और विधान परिषद में जाने के लिए एक आश्वासन मिले, हुँ, तो अगर 30 में हम 20 या 22 सीट भी निकाल लेते हैं। हुँ, क्योंकि अभी भी जेडीयू के साथ चिराग पासवान का कोल्ड वार चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोल्ड वार खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जिनकी पार्टी को ये 43 पर ले आए हैं, हुँ, क्या नीतीश कुमार या जेडीयू इसको भूल गई है? ऐसी बात भी नहीं है। हुँ, और चिराग पासवान की पार्टी को जेडीयू ने तोड़ा, इस बात को चिराग पासवान भी नहीं भूले हैं कि हुँ, कैसे हमें हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया था। ठीक है, बीजेपी ने उनको पांचों सीट पर या एनडीए ने लड़ने का मौका दिया, वो अलग पार्ट है। तो कोल्ड वार अभी भी है। एक स्पेस चाहते हैं चिराग पासवान कि हुँ, अगर कहीं कोई ऐसा स्पेस हो जिसमें जेडीयू को बहुत कंफर्टेबल सीटें नहीं, बीजेपी भी उस स्थिति में नहीं हो, तो कहीं हमारे लिए कोई संभावना तो नहीं बन जाएगी। और जिस संभावना में हम कहेंगे कि हम और लोगों से बाहर से समर्थन ले लेंगे, हुँ, प्रशांत फिर ये बात कर रहे हैं ना कि भाई हम 243 सीट पर लड़ेंगे। ये तो हुँ। नहीं कर रहे कि परिणाम आने के बाद हम किसी भी गठबंधन को किसी भी तरह का कोई समर्थन नहीं देंगे। इस तरह की अभी कोई बात नहीं आई। उनके यानी राष्ट्रीय आप मोटे तौर पर ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान उतनी सीटें चाहते हैं ताकि जीतने के बाद सरकार बनाने की स्थिति में वो रहें, किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं या फिर उनके लिए कहीं सत्ता या कुर्सी मुख्यमंत्री की अपने हाथ में आ जाए, इस तरह की कोई गुंजाइश बन जाए ताकि मोल भाव वो कर सके। एक सवाल मेरा है, क्योंकि आजमाने के लिए हर आदमी अपने आप को आजमाता है, पार्टी को आजमाता है, लेकिन चाहता नहीं कि नुकसान हो। प्रशांत किशोर खुला खेल रहे हैं कि उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ उनके पास है। चिराग पासवान के पास गंवाने के लिए भी है, क्योंकि वो पिछले 10-11 साल से लगातार सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अभी जो नीतीश कुमार की सरकार ने जो फैसले किए, वो चाहे वृद्धा पेंशन बढ़ाने का मामला हो या बिजली फ्री करने का मामला हो या स्कूलों में नाइट गार्ड से लेकर के और बाकी लोगों का मानदेय बढ़ाने का हो। अभी हाल में 1-2 और बड़े फैसलों का ज़िक्र हम लोगों ने किया था। इन फैसलों का असर ज़ाहिर है महिलाओं का, जो आपने 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएँगे, हर घर की महिला को 10,000, हर परिवार की एक महिला को 10,000 मिल जाएगा। ये सब ऐसे फैसले हैं जो राजनीति का बहुत ही कम जानकार आदमी होगा, मोटे तौर पर उसको बहुत कुछ नहीं आता होगा, उसको भी समझ में आया कि इससे वोट बनता है, इससे माहौल बनता है। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार को लेकर के जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी को धोने में इस तरह के फैसले, अकाउंट में जाने वाले पैसे बहुत हद तक काम करेंगे। अब वो चिराग पासवान जो लगातार हमलावर थे अपराध को लेकर के और कई तरह की ऐसी स्थितियों को लेकर कि ये सरकार कैसी है, उनको भी तो लग रहा होगा कि स्थितियां अब अनुकूल हो रही हैं। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, इन दोनों का एक मजबूत पक्ष तो ये है कि महिलाओं का बहुतायत इनके साथ खड़ा है। महिलाओं का सबसे अधिक वोट इन दोनों को मिलता है। महिलाओं को लेकर के वेलफेयर स्कीम्स और महिलाओं के बारे में अलग तरह से अलग हट करके सोचने की शुरुआत या रवायत इन लोगों ने डाली है, राजनीति में से कोई दो राय नहीं है।
तो यह जो फ़ायदा एनडीए को हो रहा है, इस फ़ायदे को छोड़ करके कोई जोखिम भरा वो काम करें, ऐसी नासमझी तो वो नहीं करेंगे, चिराग। बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं तो स्पष्टता कह रहा हूं कि महिला वोटर आज भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। दो हुँ, करोड़ 96 लाख महिला वोटर हैं बिहार में, कुछ अधिक ही हों। हुँ, तो महिला वोटर आधी आबादी आज भी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। वो साइकिल से लेकर के, पोशाक से लेके, पेंशन से लेकर के, और वो जो 1,40,40,000 तो केवल ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली महिलाएं हैं, जीविका दीदियां हैं, आशा हुँ, वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं, वो ममता दीदी हैं। ये सारी महिलाएं खड़ी हैं नीतीश कुमार के साथ। शहरों में, अर्बन एरियाज में थोड़ा डिस्कोर्स में भी है भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, गांव में कोई डिस्कोर्स नहीं है। गांव में है कि नीतीश कुमार की वजह से हमारे खाते में ये पैसे आए, इसलिए महिला वोटर तो इंटैक्ट है नीतीश कुमार के साथ। ईबीसी वोटर, जो हुँ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बाद जो इनका 36% का आंकड़ा है, हुँ, ईबीसी वोटर इनके साथ है, नीतीश कुमार के साथ। 110 जातियां हैं उसमें, ओबीसी में 30 ही जातियां आती हैं, बाकी हुँ, तो हुँ, ईबीसी में ही आ हुँ, जाती हैं। हुँ, हुँ, तो ईबीसी नीतीश कुमार के साथ है। और जहां तक चिराग पासवान की बात है, ठीक है, 5.62% पासवान जाति के वोटर हैं, तो हुँ, 5.25% रविदास भी हैं। हुँ, मतलब हुँ, रविदास बराबर बराबर में है, हुँ, हुँ, और रविदास बटे हुए हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद कह रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे। तो आज भी बिहार में गठबंधन इंडिया हो या एनडीए हो, लेकिन वो जो समाज है उनके घरों में मायावती की तस्वीर और हाथी की तस्वीर आपको मिल जाएगी। वो अब उनका बहुत एक बहुत बहुत मतलब इंटरेस्टिंग मोड़ पे आपने चर्चा को ला दिया है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, कुछ इंडिपेंडेंटली लड़ने वाले लोग जो अपनी ही ताकत, अपने ही बूते लड़ेंगे, चाहे वो ओवैसी साहब हों या मायावती की अपनी पार्टी हो। इन दोनों के पास वोट है। मेरा अपना अनुमान है कि 1.25% के आसपास वोट मिला था 2020 के चुनाव में बीएसपी को। और जिन इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी लड़े, 20 सीटों पर लड़े, 5 सीट वो जीते होंगे। यानी कि उनके पास भी एक इलाके में वोट है। जब यह भी अपने आप को आज़माएँगे और प्रशांत किशोर की नज़र भी इन्हीं तरह के वोट पर है, वो मुस्लिम है या दलित है। चिराग पासवान एनडीए एनडीए की बात मैं छोड़ता हूँ। अब इन लोगों के उतरने से नतीजों में क्या बहुत फ़र्क है? क्योंकि आपने कहा कि 30 सीटें तो ऐसी हैं जो 3000 से कम के मार्जिन पर तय हो गई थी। ओवैसी भी मैदान में होंगे, मायावती भी मैदान में होंगी। और ये दोनों गठबंधन, महागठबंधन एनडीए भी मैदान में है और उधर प्रशांत किशोर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार बहुत पेचीदा मामला लग रहा है। क्लियर कट क्या लगता है? एक साफ-सुथरी राय तैयार की जा सके कि चुनाव में एक आदमी वोट देने के लिए जाएगा, तो उसके दिमाग में क्या होगा और वोट का नतीजा आखिरकार जो आंकड़ा लेकर के आएगा, वो कैसा दिखेगा? देखिए, मैं दो तीन क्षेत्रों की बात तुरंत बता देता हूँ। हुँ, शाहाबाद का इलाका जहाँ 22 सीटें हैं, हुँ, अगर बीएसपी उम्मीदवार उतारती है तो जिस तरह से पिछली बार इंडिया गठबंधन के हिस्से में 20 सीटें चली गई थी, हालांकि बाद में जमा खान बसपा के टिकट से जीते थे और जेडीयू में शामिल हो गए थे, आ गए, हाँ। मंत्रिमंडल में उनको जगह भी मिल गई है। हुँ, शायद शाहाबाद इस तरह से स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वो जो सासाराम, कैमूर, भभुआ का जो इलाका है, वो बसपा डोमिनेटेड इलाका है। वहां हुँ, पर मायावती के वोटर हैं खड़े। एक तो हुँ, कि वो इलाका उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, बक्सर से लेकर के और यहाँ तक, और दूसरा अगर मायावती के कैंडिडेट होंगे तो वो वोट काटेंगे। हुँ, दूसरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है मगध का क्षेत्र, जहाँ 26 सीटें हैं, 5 जिले हैं। हुँ, वहां की समीकरण इस बार बदला है। मगध और शाहाबाद दोनों जगह एनडीए की कमजोर कड़ी थी, लेकिन वहीं जब हम जाते हैं कोसी और सीमांचल में, जहां हुँ, पर 13 जिले में 62 सीटें हैं, और हुँ, वहां पर पहली बार एआईएमआईएम, जिनके बारे में ओवैसी साहब के बारे में आप कह रहे हैं, पहली बार वो 5 सीट जीत गए थे। हुँ, हुँ। जबकि एनडीए वहां मजबूत रही उन 62 सीटों पर। 15 को जा रहे हैं, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी की सभा है पूर्णिया में, पूर्णिया वाली, हाँ। की पूर्णिया वाली। तो हुँ, हम जो देख रहे थे एक डेटा कि 2010, 2015, 2020 हमेशा वो क्षेत्र जो था वहां पर एनडीए परफॉर्म किया, एनडीए की स्थिति बहुत अच्छी रही। हुँ, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अब देखते हैं कि एआईएमआईएम कितना प्रभाव डालते हैं। वो जो 62
विधानसभा क्षेत्र वाला वो जो 13 जिला है, अगर हम लोग दूसरा देखें कि वहां पर ये क्या परफॉर्म करते हैं, जो मगध और शाहाबाद का इलाका क्या है, तिरहुत में ये कैसा परफॉर्म करते हैं, तो अलग अलग जोन वाइज अलग अलग मुद्दे हैं, कोई एक मुद्दे नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की मौजूदगी हर जगह है, इसलिए मौजूदगी उनकी हर जगह है कि चूंकि उनके जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो ग्राउंड तक पहुंच गए हैं। 58% युवा आबादी है, युवाओं को इन्होंने कहा है कि भाई हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। और नीतीश कुमार पर भरोसा लोग इसलिए करते हैं कि नीतीश कुमार चीजों को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करके दिखाया। बदलते हुए बिहार की सड़कें, 125 यूनिट बिजली फ्री, ये लोगों को लग रहा है कि हमारे हिस्से में भी थोड़ी चीजें आई हैं। तो मैं इसीलिए कहा था कि रूरल डिस्कोर्स में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य नहीं है। चिराग पासवान एक दलित नेता के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर अपना स्पेस तलाश रहे हैं। हमारे हिस्से में अधिक से अधिक सीटें आए और हम उस एक हार्ड बार्गेनर के तौर पर जब परिणाम आए तो हम उसको बार्गेन कर सके कि भाई हमारे रिश्ते तो सबसे अच्छे हैं। हमको इंडिया गठबंधन वाले भी हमको हमसे नाराज नहीं है, प्रशांत किशोर जी भी हमारी कभी शिकायत नहीं करते हैं, और एनडीए में तो हम हैं, केंद्र के मंत्रिमंडल में है, बिहार में चुनाव है। तो चिराग पासवान जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही डिप्लोमेटिकली वो अपने स्पेस को लेकर के बिहार में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी नहीं तो आगे हमें कोई ऐसी महत्वपूर्ण जगह मिले, या हो सकता है कि बीजेपी के तरफ से कोई ऐसा एश्योरेंस इनको अंदर खाने में दिया जाए कि भाई आप इतनी सीटों पर लड़ लीजिए, आपको कोई सम्मान जगह हम देंगे। हो सकता है डिप्टी सीएम वगैरह का भी ऑफर दिया जा सकता है कि चल सीएम नहीं, डिप्टी सीएम हम चाहते हैं कि एक दलितों को मैसेज दें। 19 पॉइंट कुछ परसेंट। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही चिराग मुखर होते हैं उधर से बीजेपी मांझी जी को टाइट कर देती है। अब मांझी जी जो है उनकी महत्वाकांक्षा हिलोरे लेने लगती हैं। वो 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट शुरू करते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो बीजेपी का गेम है, बीजेपी ऐसा करती है। तो चिराग पासवान अपने तरीके से स्पेस तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार सहज है, कॉन्फिडेंट है। जब जेपी नड्डा ने कहा कि भाई एक ही सीट सही लेकिन बीजेपी से 1 सीट अधिक नीतीश कुमार को मिलेगी, तो नीतीश कुमार को पता है कि हमारी सीटों में कोई बहुत बड़ा छेड़छाड़ नहीं होगा। चिराग पासवान थोड़ा प्रशांत किशोर जी को भी देख रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी को भी लग रहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद अगर चिराग पासवान को लेकर के थोड़ा सा हम उनके पक्ष में बोले तो वो चिराग पासवान गठबंधन से क्या बाहर निकलने की हिम्मत जुटा सकते हैं, या हम दलित कार्ड खेल सकते हैं कि भाई क्यों नहीं ओबीसी ही बार बार क्यों, एक बार दलित पर प्रयोग क्यों न हो, बिहार में एनडीए गठबंधन में ही हो। लेकिन चिराग पासवान जी क्या बुरे हैं, युवा हैं, एक विजन है, वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। ये महत्वाकांक्षा प्रशांत किशोर जी जगाए हैं, ये चिराग पासवान के अंदर। और चिराग पासवान जी भी इस बात को समझते हैं कि जब तक हम अपनी दावेदारी की बात नहीं करेंगे, अभी मुजफ्फरपुर में सभा हुई थी, अच्छी सभा इनकी हुई, और इन्होंने वहां भी कहा कि मुझे 243 पर लड़नी है। तो चिराग पासवान का ये बार बार कहना, प्रशांत किशोर जी की प्रशंसा करना और प्रशांत किशोर जी की प्रशंसा चिराग पासवान के द्वारा किया जाना, कहीं ना कहीं से एक दबाव बनाने की कोशिश है एनडीए पर। होता है ना कि भाई आप हमें बहुत भाव नहीं देंगे तो उधर को है निमंत्रण है, हम उधर भी जा सकते हैं। अभी चिराग पासवान इसी स्थिति में है, देखते हैं आगे और क्या होता है। ये दोनों जो नौजवान नेता हैं एक दूसरे के काम के तो हैं। अगर आप मेरे पास आ जाएं तो आपका फायदा मैं उठा लूंगा, आप मेरे पास आ जाएं तो आपके मुताबिक मेरी चीजें हो सकती हैं। चिराग पासवान दलित चेहरा हैं, दलितों की बड़ी आबादी बिहार के भीतर है और वो चाहते हैं कि इस आबादी के बूते में अपने चेहरे को प्रशांत किशोर के साथ अगर जोड़ लूं। ये दूर की कौड़ी अभी है, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता है। ये निहायत अनिश्चितताओं का खेल है। तो प्रशांत किशोर के पास एक बेस हो गया है, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी हो गई है, भीड़ बताती है कि एक जनाधार तो है। और जैसे ही वहाँ एक दलित चेहरा जुड़ जाता है नौजवान, जो नॉन कंट्रोवर्शियल है, तो फिर ये ताकत अचानक से बढ़ सकती है।
इस बढ़ी हुई ताकत का दबाव एनडीए के भीतर महसूस करवाना चाहते हैं चिराग पासवान, ताकि वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ सकें। क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है और वैसी स्थिति में वो चाहेंगे कि हमारे पास चाबी हो। सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में मेरे पास मोल-भाव करने के लिए विधायकों की संख्या हो। और इसलिए यह अचानक से चर्चा गर्म हो गई कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हम संजय जी यही कह रहे हैं कि असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसी गुंजाइश नहीं है। यह चिराग का प्रेशर टैक्स है और प्रशांत किशोर के लिए गुडी-गुडी है कि चिराग पासवान आ जाते हैं, तो भी उनके लिए बेहतर है, क्योंकि जो राजनीति वो अभी लेकर चल रहे हैं, उस राजनीति के मुताबिक चिराग पासवान फिट बैठते हैं, सूट कर रहे हैं। तो आज हम दोनों के बीच की चर्चा यहीं तक है। कल हम दोनों मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और फिर आपके बीच होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। संजय जी नमस्कार।